कोटा सिटी एक इंडिया का एजुकेशन हब माना जाता है बायोलॉजिकल और इंजीनियरिंग के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑल इंडिया से यहाँ बायोलॉजिकल और जो भी इंजीनियरिंग के लिए बायोलॉजी मतलब या मेडिकल के लिए बच्चे आते हैं ऑल इंडिया से। तो बच्चे ज़्यादातर बच्चे इस बात पर आकर रुक जाते हैं कि वो 10th के बाद जाएँ या 12th के बाद जाएँ, क्योंकि जो एग्ज़ाम होता है जनरली 12th के बाद होता है। तो इसी बात को हम समझते हैं कि 10th के बाद क्या होता है और 12th के बाद। जैसे कि मैं खुद अभी एलएन में पढ़ रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा अंदाज़ सा लग जाता है, थोड़ा उम्मीद सा हो जाता है कैसे मतलब कुछ करना है। तो चलो इसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे ही आपका 10th का एग्ज़ाम ख़त्म होता है, वैसे ही आप थिंकिंग आपके माइंड में आता है कि हम कोटा जाएँ अच्छे प्रिपरेशन के लिए। अगर आपकी बैकग्राउंड फैमिली अच्छी है, फैमिली बैकग्राउंड, तो आप फैमिली वाले इजीली भेज देते हैं। तो आप नॉर्मली 10th के बाद ज़्यादातर बच्चे कोटा बहुत आते हैं, ताकि आप अच्छे से 11th और 12th की प्रिपरेशन करने के बाद दोनों कंबाइंड अगले साल उसके 12th के अलॉन्ग आप नीट का एग्ज़ाम दो और अच्छे से उसे पास आउट कर सको। यही मेंटेलिटी के साथ अपन कोटा आते हैं ज़्यादातर बच्चे 10th के बाद। अब 12th के बाद मैं बात करूँगा, बाद में अभी 10th के बाद बात कर लेता हूँ 10th के बाद क्या कंडीशन होता है। देखो जनरली मैं बायोलॉजी स्ट्रीम की बात करने वाला हूँ। सॉरी, बायोलॉजिकल बोल दे रहा हूँ फ्लो में। जो भी देखो जनरली क्या होता है, जब 10th के बाद 11th में आता है तो एल में आप जनरली एडमिशन बच्चे लेते हैं। 11th की बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं, नर्चर फेज बोलते हैं। जनरली आपको आराम से इसमें हर एक चीज़ आपको इजीली बताया जाता है। मतलब कोई स्पीड नहीं होती, कोई चैप्टर में एक चैप्टर आपको 20-20 लेक्चर मिलते हैं, मतलब बहुत दिन काफ़ी क्वेश्चंस काफ़ी करने के बाद 11th बहुत क्लियर अच्छे से कर लेते हो। और जब 12th की बात आती है तो 12th में आप 12th तो करते ही हो, सीबीएसई बोर्ड के अलॉन्ग्स भी पढ़ाया जाता है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स या नीट के बेसिस पर भी पढ़ाया जाता है, ताकि कुछ अच्छा कर सको, इजीली क्वालिफाई कर सको। और एक बेनिफिट मिलता है, जैसे 12th में उसको इंथ्यूज़ बोलते हैं। इंथ्यूज़ के साथ क्या प्लस पॉइंट होता है, जैसे आप 12th पढ़ ही रहो और उसके अलॉन्ग में 11th जो आपने पढ़ रखा है प्रीवियस ईयर, उसको भी रिवीजन रैपिडली कराया जाता है, ताकि उसको आप जल्दी से उसको भूलो ना और उसके माइंड पे रिकैप रहे, आप इसको इजीली एग्जाम में रिकवर कर सको। जब भी रिवीजन करो आप उसको इजीली कर सको। तो इसी मेंटेलिटी के साथ एलएन की ये जो सूझबूझ है काफ़ी अहम हो जाती है बच्चों जो 10th के बाद आते हैं। तो उन्हें प्लस पॉइंट एक बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है। 11th और 12th करते हैं और इंथ्यूज़ में 12th को तो पढ़ते ही हैं और साथ में 11th भी पढ़ लेते हैं। जो 11th एक साल पहले भी पढ़ा, एक बार फिर पढ़ लेते हैं, मतलब 11th यहाँ 2 बार पढ़ लिया गया। तो मतलब ये तो उनका कंसेप्ट जो होता है लगभग क्लियर हो जाता है। चलो अब बात कर लेते हैं 12th के बाद क्या कंडीशन होता है। जैसे हम 12th के बाद आते हैं तो जनरली 11th क्लास तो भूल ही जाते हैं भाई, इतना तो नॉर्मल है। 11th क्लास पढ़ के आते हैं, भूल जाते हैं। अब 12th में आते हैं तो फिर 12th में जो पढ़ा है, बोर्ड एग्ज़ाम दिया, उसके बाद हम कोटा आने की सोचते हैं। तो चलो कोटा आ भी गए, तो फिर उसके बाद हमें कंडीशन ये होता है कि हमें लीडर बैच लेना होता है, क्योंकि जनरली जो बच्चे एल से पढ़े होते हैं उन्हें अचीवर बैच मिलता है। और जनरली जो बच्चे 12th के बाद फर्स्ट टाइम आते हैं उन्हें लीडर बैच मिलता है, क्योंकि लीडर बैच में और अचीवर में थोड़ा सा काफ़ी अंतर है। जनरली 12th के बाद ही जनरली आप भी अचीवर ले सकते हो। तो देखो लीडर बैच में क्या होता है, लीडर बैच में आप 12th के बाद इसमें एडमिशन लिए तो लीडर बैच में ये होता है सबको 11th और 12th दोनों साथ में पढ़ाया जाएगा और हर एक चीज़ इजीली मतलब पढ़ाया जाएगा। थोड़ा फास्ट पढ़ाया जाएगा, लेकिन आपको इतना पढ़ाया जाएगा समझ में आ जाए। जो भी डाउट्स होते हैं, आपको डाउट काउंटर पर टीचर्स होते हैं अवेलेबल होते हैं, उनका नंबर मिलता है, आप उनसे पूछ सकते हो इजीली। उनके कॉन्टैक्ट में रह के हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्लास में जो भी आप क्लास में टीचर्स यहाँ तक मौका भी देते हैं पूछने को, जिसको भी पूछना है। एक क्लास में लगभग 180 बच्चे कैपेसिटी होते हैं, 180 190 बच्चे बैठते हैं। फिर भी उन बच्चों के बीच में आपको टीचर आपसे क्वेश्चन डाउट पूछ, जिन बच्चों को डाउट है आप इसलिए हैंड रेस कर सकते हो। इसी बीच आपका डाउट क्लियर हो जाता है। आप नॉर्मली फिर कोई फ्रस्ट्रेशन वाली चीज़ नहीं होती। आप 2 साल का चीज़ 1 साल में कर रहे हो, थोड़ा तो फास्ट होना ही जाहिर सी बात है। और जो भी आपके टेस्ट होते हैं 21 मतलब 21 दिन बाद आपका टेस्ट हमेशा होता है। मतलब बोले यार हर मंथली टेस्ट होते हैं, हर 21 दिन बाद आपका टेस्ट होते रहता है। जो टेस्ट का सिलेबस होता है, जो भी करंट सिलेबस चल रहा है और प्रीवियस का भी उठाया जाता है, ताकि आपको थोड़ा उसका जल्दी उसका रिवीजन करते रहो, आप उसका माइंड में रिकैप होते रहे, ताकि आप इजीली हर एक चीज़ को जल्दी भूलो ना। यही मुझे एक एलएन की अच्छी चीज़ लगती है, जाकि जो टेस्ट होता है उसमें प्रीवियस भी आते रहते हैं, ताकि आप कुछ भूलो नहीं। और टेस्ट के अलावा रिवीजन क्लासेस भी चलते हैं, जो आपके टॉपिक्स वीक हो गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मैसेज आता है। इस पर जो टेस्ट में आप चलो मान लेते हैं आपने टेस्ट दिया, उसमें आपको कुछ किसी टॉपिक पर कम नंबर आ गए, तो उसको एलएन रिकॉग्नाइज करके आपको मैसेज भेजता है इसके टॉपिक पर कम नंबर आया, उसके लिए आपको इसका स्पेशली रिवीजन क्लास अरेंज किया जाता है। फिर आप रिवीजन क्लास में जाके इजीली अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हो और जो भी टॉपिक समझ सकते हो। फिर तो गाइस आप समझ चुके होंगे कि 10th के बाद क्या बेनिफिट्स और 12th के बाद
क्या मतलब कंडीशन होने वाला। अब तो आप खुद डिसाइड कर सकते हो 10th के बाद सही है 12th के बाद। जनरली चलो बात करते ही है, तो क्या देखो क्या होता है 10th के बाद ना हमें एक थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड हो जाता था, तो फैमिली वाले जल्दी भेज देते हैं। और 12th के बाद थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड हमें थोड़ी कम होते हैं, क्या थोड़ा घिसाव पिटाव वाला। पापा का मन है जाओ, थोड़ा मम्मी का मन है बाद में, 12th के बाद ही जाओ, या फैमिली बोलते चलो अकेले घर का बच्चा है तो 12th के बाद ही जाएगा, तो लेट ही करेगा। ऐसी कोई दिक तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप 10th के बाद जाओ या 12th के बाद जाओ, आप अच्छे से बस पढ़ो, एग्ज़ाम क्लियर अच्छे से कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहा हो तो आपको मेस के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि मेस के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया, कौन सा आपका मेस सही होना चाहिए, हॉस्टल का मेस या ओपन मेस, जो टिफ़िन आप जितने बच्चे जो प्रीफर्ड करते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लेना, ताकि आप कभी गड़बड़ मत करना क्योंकि खाने पर संकोच मत करना, क्योंकि खाना वहाँ बहुत चेंज होता है और खाने को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने समझ लिया इसलिए मैंने आप लोगों को बताना चाहा। चलो ठीक है, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन जो भी मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगा जो बताना चाहिए मैं आपके साथ शेयर किया, जो एक्सपीरियंस था। चलो स्पीक की भी बात कर लेते, देख रहे हो यहाँ पे, या इस देखो क्लास में जनरली 3 रो होते हैं, ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो होता है। ये तो कोरोना गाइडलाइंस के चलते हैं, अभी जो क्लासेस चल रहे हैं अभी डिस्टेंस पे, सेफ डिस्टेंस पे क्लासेस चल रहे हैं, और टीचर ये देख लो, टीचर का लेक्चरर है और यहाँ से जो भी एसी का वैक्यूम निकलता है ताकि अच्छे से एयर पास आउट हो सके। और हमारे यहाँ से रिस्पेक्टेड टीचर सबसे ऊपर होते हैं ताकि सभी बच्चों को इक्वली यहाँ से देख सके। और क्लास का डिज़ाइन ऐसा है कि सारे एक टाइम में टीचर सभी बच्चों को इजीली कैप्चर कर सकते हो और देख सकते हैं। और देख सकते हो आप स्क्रीन पे जैसे सीसीटीवी कैमरा आपको बाहर से निगरानी के लिए, जैसे बाहर से स्टाफ आपको देखते हैं तो क्लास में कोई आप कुछ ऐसा मत कर रहे हो जैसे सो रहे हो, ये सब चीज़ें के लिए जो आपको बाहर से इन्फॉर्म कर दिया जाता है और इसलिए आपको स्टाफ यहाँ से उठा के लेके चले जाते हैं, इसलिए ऐसा मत करना कभी क्लास में सोना होना।